ओके, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम पहले बात कर चुके हैं डिटरमिनेंट की। किसकी बात कर चुके हैं? डिटरमिनेंट की। ये डिटरमिनेंट के बाद हमने स्टेप उठा के कंटिन्यूटी किया, तो बार बार हमने लास्ट में हम पहुंचे ए इनवर्स पे। किस पे पहुंचे? ए इनवर्स पे। अब हम बात करेंगे कि उस इनवर्स को हम यूज कैसे करें, यानी कि प्रैक्टिकल यूज ऑफ दैट ए इनवर्स। क्या करें? ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का जो यूज है, आज ए इनवर्स का यूज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड और बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी कि जो मैंने ए इनवर्स निकाला उसका जो प्रैक्टिकल यूज है, उसको अगर मेरे पास मैट्रिक्स डायरेक्ट दे रखी हो या एज ए लीनियर इक्वेशन दे रखी हो, तो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने में हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। मेरी बात कुछ समझे? यानी कि मैं अगर बात करूं तो मेरे पास दो चीजें गिवन थी। एक बात थी मेरे पास मैट्रिक्स। क्या गिवन थी? मैट्रिक्स। और दूसरी गिवन मेरे पास, यानी कि मैट्रिक्स से हमने क्या निकाला था? ए इनवर्स। क्या निकाला था? ए इनवर्स। अगर मैट्रिक्स गिवन थी, हमने क्या निकाला? ए इनवर्स। आज अगर मेरे पास मैट्रिक्स एज ए, अब क्या गिवन है? मैट्रिक्स एज ए लीनियर इक्वेशन। एज ए लीनियर इक्वेशन। अगर मेरे पास मैट्रिक्स एज ए लीनियर इक्वेशन गिवन हो, तो ये लीनियर इक्वेशन दो टाइप में गिवन मिलेगी। कितने टाइप में मिलेगी? दो टाइप में मिलेगी। और दो टाइप कौन सी आई? एक मेरे पास होमोजेनियस है और एक मेरे पास नॉन होमोजेनियस। एक मिलती है मेरे पास होमोजेनियस। कौन सी? होमोजेनियस। होमोजेनियस होमोजेनियस इक्वेशन। और एक मिलती है मेरे पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। एक मिली होमोजेनियस इक्वेशन, एक मिली नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। अगर मेरे पास होमोजेनियस इक्वेशन है तो पक्की बात है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, यानी कि सॉल्यूशन है कि नहीं है या किस टाइप का। बात तो हमने क्या करनी है? आज हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स मेथड, यानी कि सॉल्यूशन निकालने की। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। अब जो मैट्रिक्स मेथड है, मैंने दो बातों पे यूज करना, या तो होमोजेनियस इक्वेशन पे या नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस या नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। जो होमोजेनियस इक्वेशन होती है उसको अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मैं कैसे सॉल्व करता हूं? सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालता हूं। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देन हम कहते हैं यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे इसे? ट्रिवियल सॉल्यूशन। दैट इज इसको मैं ये कह सकता हूं, दैट इज ऑल वैल्यू ऑफ ऑल वेरिएबल इज 0। सबकी वैल्यू 0 आएगी। सबकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। यदि बाई चांस सेकंड केस क्या बनाई? केस ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा केस में क्या कह सकता हूं? इसी बात में दूसरा बात मैं कह सकता था कि इसी बात में ये होती क्या कि मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आता। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आता, और इसे मैं तब कहता नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तब क्या कहता? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। भाई अगर होमोजेनियस इक्वेशन आई तो होमोजेनियस इक्वेशन में दो बातें बनी मेरे पास, या तो होमोजेनियस इक्वेशन का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होगा या नॉट इक्वल टू 0 होगा। यदि डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो मैं कहूंगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या कहूंगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हुआ तो मैं कहूंगा ट्रिवियल सॉल्यूशन। यहां पर ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का चक्कर खत्म। यानी कि मुझे निकालना क्या था? सॉल्यूशन निकालना था, और सॉल्यूशन यहां आके दोनों बातें खत्म कर गए। या तो सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा या होगा तो उसे या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन कहूंगा या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहूंगा। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे
होगी ये बातें। अब बारी होती है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन की। किसकी बारी आई? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। अगर मैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन पे जाऊंगा तो इस पे फिर दो केस बनेंगे। क्या बनेंगे? दो केस इस पे भी बनेंगे। यानी कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में दो बातें बनी, या तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 या डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। या तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 या डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अगर बाय चांस डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया तो मैं कहूंगा इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहूंगा? इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया तो क्या कहेंगे? इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। और यदि बाय चांस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आया तो फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तब हम चेक करेंगे b इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या चेक करेंगे? b इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तब हम चेक करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तब क्या चेक करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी पे भी दो बातें बनेंगी। क्या भाई? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि मेरे पास नॉट इक्वल टू 0 आए, या हो सकता है मेरे पास इक्वल टू 0 आए। इक्वल टू 0 आए या नॉट इक्वल टू 0 आए। यदि बाय चांस ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, क्या आ गया? नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो मैं कहूंगा, तब मैं कहूंगा क्या? It is inconsistent. That is, it has no solution. क्या कहूंगा? It has no solution. और यदि बाय चांस इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। और तब मैं कहूंगा it is consistent. अब क्या कहूंगा? It is consistent. It is consistent and it has infinite solution. क्या कहूंगा? Infinite solution और dependent solution. और dependent solution. और dependent solution. क्या कहेंगे? दो बातें हैं। चलिए नोट कर लो, क्योंकि उसके बाद ही हम एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद भी हम किस पे जाएंगे? दो बार। यानी कि मेरे पास आज मैं मैट्रिक्स मेथड यूज करूंगा। मैट्रिक्स में या तो पहले हम यूज कर सकते हैं ए इनवर्स निकालना। क्या निकालना? ए इनवर्स निकालना। अगर बाय चांस हम ए इनवर्स नहीं, यानी कि डायरेक्ट ए नहीं गिवन था, तो मैं अगर मैट्रिक्स एज ए लीनियर इक्वेशन बात करूंगा तो इस लीनियर इक्वेशन दो टाइप की होंगी। या तो मेरे पास होमोजेनियस है या मेरे पास नॉन होमोजेनियस। आज के लेक्चर में हम नॉन होमोजेनियस डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? नॉन होमोजेनियस। यदि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट चेक करेंगे। यदि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो मैंने कहा इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। और वो यूनिक सॉल्यूशन होगा क्या? यूनिक सॉल्यूशन होगा दैट विल बी, और ये यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल टू a इनवर्स b। क्या होगा? x इज इक्वल टू a इनवर्स b। यूनिक सॉल्यूशन होगा। वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल टू a इनवर्स b होगा। यदि बाय चांस डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तब मैं ये नहीं कहूंगा इट इज इनकंसिस्टेंट, तब मैं फिर एक फर्दर इंक्वायरी करूंगा। फर्दर इंक्वायरी क्या की? मैं एडजॉइंट ऑफ a डॉट b निकाल। यदि ये बाय चांस एडजॉइंट ऑफ a डॉट b फिर दो बार देगा, या तो नॉट इक्वल टू 0 या इक्वल टू 0। यदि ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो मैं कहूंगा इट इज इनकंसिस्टेंट, यानी कि इट हैज नो सॉल्यूशन। इट हैज नो सॉल्यूशन। और यदि बाय चांस ये इक्वल टू 0 हो गया तो मैं कहूंगा इट इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन और डिपेंडेंट सॉल्यूशन। और डिपेंडेंट
सॉल्यूशन। किस पे आया? डिपेंडेंट सॉल्यूशन। अब आ जाए, चले नोट कर लिया। अब यानी कि ये आपको ये जो ग्राफिकली सा ये याद ही होना चाहिए एक तरह से, क्योंकि ये स्टेप नहीं, स्टेप आपको याद ही होने चाहिए कि नॉन होमोजेनियस में क्या और होमोजेनियस में क्या। अब बारी आती है, हम सबसे पहले बात करेंगे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। किसकी बात करेंगे? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। अब आइए नेक्स्ट, लिख लिया भी? ओके, अब बारी आती है सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। क्या यार? सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स मेथड। अब मुझे ये पता है कि सबसे पहले होमोजेनियस इक्वेशन होती क्या है। एज देखिए, यानी कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन किस टाइप की? एज मैंने क्या लिखा? एज। अब आप इससे थ्योरेटिकल बेस समझो, यानी कि एग्जांपल मान लेते हैं, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। एक इक्वेशन ये है। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। एक मैंने ले ली a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d। मैंने तीन इक्वेशन। अब बारी है ये नॉन होमोजेनियस है। नॉन होमोजेनियस का मतलब समझते हो ना? हर एक वेरिएबल की यदि लेफ्ट हैंड, हर एक वेरिएबल की यदि डिग्री सेम ना हो तो उसे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं। देख, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 0, ये होमोजेनियस इक्वेशन है। हर एक टर्म की डिग्री कितनी है? टोटल डिग्री 2। हर एक टर्म की टोटल डिग्री कितनी है? 2। यानी कि हर एक टर्म की डिग्री बराबर। और यदि ऐसा हो जाए तो उसे कहते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। क्या कहते हैं? होमोजेनियस इक्वेशन। और जिसमें डिग्री सबकी बराबर आते हैं, यहां कांस्टेंट आ गया ना? क्या आ गया? कांस्टेंट। अब इनकी सबकी डिग्री माइनस डी इधर ले आऊं मैं, इज इक्वल टू क्या लिखा? 0। तो हर एक टर्म की डिग्री बराबर है नहीं है। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, पर इसकी डिग्री 0 है। क्योंकि यहां अगर मैं लिखना चाहता तो t की पावर 0 लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई लिख सकता हूं ना? सही की हाँ या ना? कोई दिक्कत? इसका मतलब t की पावर कितनी? 0, यानी कि डिग्री कितनी? 0। इनकी डिग्री कितनी? हर एक की 1, इसकी डिग्री कितनी? 0। हर एक टर्म की डिग्री बराबर तो नहीं है। ये जनरल बता रहा हूं, नहीं तो पता मैथमेटिकली क्या कहते हैं? y इक्वल टू fx एक फंक्शन लिखा गया। यदि पूरे फंक्शन को f ऑफ y by x या x by y की फॉर्म में लिखा जाए तो उसे होमोजेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोजेनियस कहते हैं। यानी कि एज ए पॉलिनोमियल ऑफ y by x की फॉर्म में लिखा जाए तो उसे होमोजेनियस कहते हैं। जनरली इक्वेशन को समझने का आसान सी बात यह है कि होमोजेनियस या नॉन होमोजेनियस, यदि हर एक टर्म की डिग्री बराबर हो टोटल में तो क्या कहते हैं? हेलो, ध्यान करें, नहीं है, लग नहीं रहा यहां से, जबरदस्ती बैठा हो तो घर चला जाए। हाँ, नहीं तो फुर्सत में बैठ, मुस्कुरा के बैठ, इफा में है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखा करो। सामने मैथ वाला खड़ा तब तो तेरे पे मुस्कुराहट जानी नहीं थी। ओके, क्या था? होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस की हम बात कर रहे हैं। तो जब हर एक टर्म की डिग्री बराबर हो पर टोटल की तो होमोजेनियस, अदरवाइज नॉन होमोजेनियस। यहां पर तो एक राइट हैंड साइड में एक टर्म पड़ी थी कांस्टेंट और उस टर्म की डिग्री 0 बन रही थी, इसलिए मैंने कहा कि सबकी डिग्री बराबर नहीं, इसलिए क्या थी? नॉन होमोजेनियस। ये मेरे पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन आ गई। अब क्या लिखे? इस इक्वेशन को एज ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करो। रिप्रेजेंट एज ए मैट्रिक्स, रिप्रेजेंट एज ए मैट्रिक्स। अब आइए कैसे लिखा? देख, इसे मैं लिख सकता हूं
A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 X Y Z is equal to D1 D2 D3। क्या लिखा गया? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अभी थोड़ी चली है, मामला गड़बड़ का भी आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू दैट। अब सॉल्यूशन का मतलब x y z की वैल्यू निकालना। क्या निकालना? x y z की वैल्यू निकालना। अब दैट इज, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं ax इज इक्वल टू b, क्योंकि ये भी मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स। इसे मैंने a का नाम दिया, इसे मैंने x का नाम दिया, इसे मैंने b का नाम दिया। क्या लिखा गया? ax इज इक्वल टू b इफ, अब आ जाइए, अब वही बात है, यदि बाय चांस डिटरमिनेंट ऑफ a, वही बात होगी ना। अब क्या बात है? वही दो जो अभी कर क्या है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है, डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है, या डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a मैंने कहा क्या नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैं कहूंगा, तब कहूंगा x इज इक्वल टू कितना? a इनवर्स b। क्या लिखूंगा? x इज इक्वल टू a इनवर्स b। और यदि डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 आया तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन, क्या a into advent of a, sorry b into advent of a, यानी if that then क्या लिखो? then further investigation, investigation, then further investigation, then further investigation। मतलब मेरे पास होमोजेनियस इक्वेशन यदि इस टाइप की है तो सबसे पहले मैं उसे एज ए मैट्रिक्स ही प्रेजेंट करूंगा। उसके बाद मैं लिखने के बाद सबसे पहले निकालूंगा क्या? डिटरमिनेंट ऑफ a चेक करूंगा। यदि डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है तो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि ये आया, क्या आया? यूनिक सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a 0 आया तो सॉल्यूशन हो भी सकता, सॉल्यूशन ना भी हो। यानी कि मैं क्या कहूंगा? फर्दर इन्वेस्टिगेशन आर रिक्वायर्ड। क्या कहेंगे? फर्दर इन्वेस्टिगेशन आर रिक्वायर्ड। अब ठीक है, ये बातें याद होगी, याद ही करनी है, क्योंकि ये थ्योरी और थ्योरी आपको क्या होनी चाहिए? याद ही हर हाल में होनी चाहिए। अब जैसे देखते चलिए, होगी। अब आ जाइए, इस टाइप की होगी ना। अब आइए, ये बातें प्रैक्टिकली यूज कैसे करते हैं, ये प्रैक्टिकली यूज देखो। या तो थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, यानी कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये करना हो, ये तो मुझे याद स्टेप आपको भी क्या करने हैं? याद ही करने कि यार इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के ये स्टेप है, याद ही करने। अब आ जाइए अपने का, हमने क्या कहा भाई? अब देखिए, लिखे क्या? ये बातें याद करनी। पहली बात क्या लिखी? रिप्रेजेंट मैट्रिक्स या इक्वेशन एज ए मैट्रिक्स। क्या करें? इक्वेशन को एज ए मैट्रिक्स बनाए। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? चेक डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या करें? चेक डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है। और थर्ड में बारी क्या आई? देन फाइंड ए इनवर्स और नॉट, ए इनवर्स और ए नॉट। कुछ समझ में मेरी बात है? देन फाइंड ए इनवर्स और नॉट, देन फाइंड ए इनवर्स और नॉट। क्यों? क्योंकि दो बातें, डिटरमिनेंट ऑफ ए पे डिपेंड करता है, ए इनवर्स निकाल लूं या ना निकाल लूं। कारण क्योंकि ए इनवर्स निकाल लूंगा तब जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा,
और अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है तो इनवर्स क्यों निकालूंगा, क्योंकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन आएगी, फिर तो क्या आएगी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन आएगी। समझ, यानी कि मैंने 3 स्टेप। अब आ जाइए, सबसे पहले अपना काम कर, थ्योरी कंप्लीट। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज चेक करते हैं। Let us solve the equation by matrix method 5x minus 7y is equal to 2 and 7x minus 5y. 7x minus 5y is equal to 3. Solve the linear equation by matrix method. By matrix method. प्लीज भाई, इस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। ये करना है मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, कुछ नहीं। मैट्रिक्स मेथड में पहला स्टेप क्या था, राइट डाउन एज ax b। सेकंड मेथड क्या है, चेक डिटरमिनेंट यानी कि स्टेप, और थर्ड है डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंगली ही a इनवर्स निकालने या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें, ये चेक करना। आ जाइए, these can be written as, these can be written as, कैसे भाई, 5 minus 7 7 minus 5 x y is equal to 2 3। हो गया 2 3, कोई दिक्कत लिखने में, हो गया। अब मैं इसे क्या करूं, राइट डाउन ax is equal to b। here क्या ax is equal to b, a is equal to क्या 5 minus 7 7 minus 5, x by x is equal to xy, b is equal to 2 3। हो गया। अब सबसे पहले क्या चेक करना है, डिटरमिनेंट ऑफ a, क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ a। आ जाइए, नाउ डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, स्टेप है ना, पहले x इज इक्वल टू b लिखो, फिर क्या निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ a। ये स्टेप याद ही करने, बार बार बोला हूं, हर बार रिपीट कर रहा हूं, ये स्टेप क्या करने, याद ही करने। डिटरमिनेंट ऑफ a ये हुआ 5 minus 7 7 minus 5 minus 25 प्लस 49, यानी कि मेरे ख्याल में 24 आया भाई, और सॉल्व किया तो रिजल्ट आया 24, नॉट इक्वल टू 0। अगर रिजल्ट नॉट इक्वल टू 0 होता तो तब हम क्या कहते हैं, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। as determinant of a not equal to 0, therefore it has unique solution, therefore it has unique solution, that is x is equal to a inverse b। वो सॉल्यूशन ये होगा, क्या होगा, x is equal to a inverse b। लोकल में कहो तो ये a इधर आ गया तो इनवर्स हो गया, यहाँ पर ही मल्टीप्लाई था तो इधर भी क्या रहेगा, प्री मल्टीप्लाई। कितना हो गया, a इनवर्स b। आ जाओ, नाउ a इनवर्स निकालने के स्टेप क्या है, पहले कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, फिर a इनवर्स। a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटरमिनेंट ऑफ a मेथड। आ जाइए, नाउ C11, वैसे चाहते तो मुझे पता है कि दोनों की पोजीशन बदलते हैं, दोनों का साइन बदलते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, पर डायरेक्ट मत निकालना, निकाल के ही बताना है। C11 क्या कोफैक्टर निकलेंगे, C11 C12 C21 C22, ये निकालने ना। C11 है -1 raised to power 1 plus 1 into, आ जाइए C11 है, इसी की रो इसी का कॉलम खत्म, कौन है,
-5। रिजल्ट कितना आया? -5। कितना आया? -5। C12 -1 की पावर 1 + 2। उसी का रो उसी का कॉलम खत्म, कौन बचा? 7। अरे सही की गलत है? कितना आया? -7। सही बात है। C21 है, निकालने आते हैं वो फैक्टर या नहीं आते? सबको आते हैं। C21 है, इसी का रो इसी का कॉलम, -7 -1 की पावर 2 + 1 × -7 कैसे हो? कितना? -7। कितना आया भाई? 7 आई थिंक। -7 ये रहा, -1 ये रहा, तो 7 हो गया। आगे बढ़े। C22 उसी का रो उसी का कॉलम खत्म, 5। C22 की वैल्यू आ रही है 5। हो गया। क्या निकाले? एडवेंट ऑफ ए। एडवेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, चलिए भाई, -5 -7 7 5 का ट्रांसपोज। कितना बना इसका ट्रांसपोज? -5 -7 7 5। क्या बात? 5 दोनों जगह है। सही बात है तो है भाई। हो गया। इन दोनों के साइन पलटते और इन दोनों की पोजीशन, इन दोनों के साइन पलटते और इन दोनों की पोजीशन। एडवेंट ऑफ ए आ गया। एडवेंट ऑफ ए के बाद क्या निकालना है? ए इनवर्स। देख रहे भाई, राइट आ भी रहा है। ए इनवर्स इज इक्वल, आ भी रहा है नहीं? आ रहा है। ओके, अब बारी है ए इनवर्स की भाई। ए इनवर्स क्या आता है? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना भाई? 24, यानी कि 1/24 इनटू कितना भाई? -5 7 -7 5। ए इनवर्स आ गया भाई। क्या आ गया? ए इनवर्स। अब आ रही है, क्या निकालना है? एक्सेस। क्या निकालना है? एक्सेस। आ रही। नाउ x इज इक्वल टू, नाउ x इज इक्वल टू a इनवर्स b। दिस इज इक्वल टू x क्या है? x y। a इनवर्स ये रहा भाई, -5/24 7/24 -7/24 5/24 इनटू b क्या है? b कितना है? 2 और a 3। ओके, प्रोडक्ट कैसे खोलते हैं? ये ऐसे और ये ऐसे, ऐसे खोलती है ना। प्रोडक्ट खोलो, क्या खोल लें? प्रोडक्ट खोल लेते हैं। खोल लें। x इज इक्वल टू कितना है भाई? दिस इज इक्वल, देख, -5/24 मल्टीपल टू -10/24 प्लस 21। देख, -10 प्लस 21/24। पहले प्रोडक्ट का हिसाब किताब हो गया है। दूसरी का करते हैं -14 प्लस 15/24। कितना रिजल्ट भाई? रिजल्ट आ गया 11/24 और 1/24। ये फाइनल रिजल्ट आया। फाइनल रिजल्ट क्या आया? 11/24 और कितना आया? 1/24 हो गया। x की वैल्यू क्या है? 11/24। x इज इक्वल टू 11/24, y इज इक्वल टू 1/24। इसलिए आंसर बस। यानी कि पूरी एक्सरसाइज में हमने क्या स्टेप उठाए? सिंपल से कौन सी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। जब नॉन होमोजेनियस इक्वेशन सबसे पहले एज ए मैट्रिक्स लिखा, दैट इज ax इज इक्वल टू b फॉर्म। a की वैल्यू ये, b की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू और b की वैल्यू ये। स्टेप अगला क्या था? डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल के। क्या निकालिए? डिटरमिनेंट ऑफ a। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो होगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b। क्या होगा? x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तब a इनवर्स और b का हिसाब किताब कर
हो गया। एक और पार्ट लेते हैं ऐसे, ले लें। हाँ या थके थके, वेरी गुड, बहुत जल्दी। चल एक पार्ट और ले लेते हैं जो इनकंसिस्टेंसी होगी। हाँ ले लेते हैं, थर्ड पार्ट लेते हैं, सेकंड का थर्ड, चले एक और रब कर दो। चल नोट कर लिया था भाई? नहीं तो उसमें से नोट कर लेना बाई चांस। चलिए भाई देखते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देख एक और ले लें, एक देख, ये कहता है सॉल्व इफ कंसिस्टेंट बाय मैट्रिक्स मेथड। सॉल्व if consistent, then solve by matrix method, ये कहते हैं यदि कंसिस्टेंसी है तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन क्या है हियर, 2x + 3y, 2x plus 3y is equal to 5, 6x plus 9y, 6x plus 9y is equal to 15, ठीक है, जल्दी करते हैं। कहता है if consistent then solve by matrix method से सोल्व कर लेते हैं। आ जाइए हियर, क्या भाई ये सबसे पहले क्या स्टेप है, ax = b फॉर्म, यानी कहते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर। these can be written as कैसे भाई, ये लिखा गया 2 3 6 9 x y 5 15 हो गया। Here a is equal to, this is as ax is equal to b, a is equal to 2 3 6 9, x is equal to x y, b is equal to 5 50, लिखा क्या भाई? अगला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए अगर सॉल्यूशन करना है तो। अगर मैं इसके डिटरमिनेंट पे नजर मारूं तो यार ये तो 0 बन रहा है। क्या बन रहा है? 0 पे नजर मार के देख लो। हाँ, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो फाइनल रिजल्ट का पता है आपको, क्या चेक करना, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। नाउ determinant of a is equal to 3 6 9, कितना बना भाई, इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 हो तो क्या करते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, यहां नहीं रुकते, ठीक है। एज डिटरमिनेंट ऑफ a क्या लिखोगे, एज determinant of a is equal to 0, therefore find b into adjoint of a, find b into adjoint of a। अब adjoint of a निकालना भाई, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। नाउ कोफैक्टर ऑफ a कौन कौन है, C11 C12 C21 C2, इसके अलावा तो कोई नहीं है ना कोफैक्टर में। C11 है, उसी की रो उसी का कॉलम, 9, ये आया 9। C12 कितना, 6, क्या, हाँ। C21 -3,
C2 2 हो गया भाई। अब निकाल लीजिए क्या, एडजवेंट ऑफ ए। नाउ एडजवेंट ऑफ ए, एडजवेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है 9 - 6 - 3 2 का ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का क्या होता है ट्रांसपोज। यानी कि अगर हमने ट्रांसपोज निकाला तो कितना आया भाई 9 - 6 - 3 और 2, ये आ गया एडजवेंट ऑफ ए। एडजवेंट ऑफ ए निकाल के क्या करते हैं हम लोग b into adjoint of a। now b into adjoint of a, this is equal to b क्या भाई 5 15 adjoint of a कितना भाई 9 - 3 ओ क्या b गलत बात, एडजवेंट ऑफ a इनटू b चेक करते हैं, अदरवाइज तो डिफाइंड ही नहीं बनेगा। प्रोडक्ट b इनटू एडजवेंट ऑफ a तो डिफाइंड ही नहीं है, b इनटू एडजवेंट ऑफ a तो डिफाइंड ही नहीं है, एडजवेंट ऑफ a इनटू b चेक कर लो भाई। एडजवेंट ऑफ a 9 - 3 - 6 2 5 15, दिस इज इक्वल टू ये ऐसे कितना 45 - 45 30 + 30 कितना है रे 0। अगर एडजवेंट ऑफ a मल्टीपल b इज इक्वल टू 0 हो तो, अगर एडजवेंट ऑफ a मल्टीपल b इज इक्वल टू 0 हो तो अभी बता के चले थे क्या, इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एज क्या लिखोगे एज adjoint of a into b is equal to 0, therefore it has infinite solution। infinite solution का दूसरा नाम क्या बताया था dependent solution। क्या बताया था dependent solution। अब infinite solution और dependent solution का मतलब क्या, जैसे मैंने कहा ये dependent solution है। अब क्या कहोगे x की वैल्यू या y की वैल्यू अपनी मर्जी से k रख आर्बिट्रेरी, उसी के अकॉर्डिंगली y की वैल्यू आती जाएगी, हमें कोई लेना देना नहीं है। And it has infinite solution, that is let x is equal to k। क्या ले लिया मैंने x ले लिया, हो सकता है आपकी y ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या लिया x is equal to k। भाई अगर x is equal to k है तो y is equal to क्या बनेगा, it implies that 2k plus 3y is equal to 15। पहले एक्सरसाइज पहली कि x की वैल्यू क्या ले ली k, ये यहां लिख लीजिए that x is equal to k and put it in फर्स्ट में पुट करो, ये फर्स्ट है ये सेकंड, इसी में पुट करो रख ली। जब x is equal to k फर्स्ट में पुट किया तो मेरे पास आंसर बना 2k प्लस कुछ पूछना ऐसे करना 5 आएगा 15 कोई बात नहीं लिख दे, थैंक यू। ओके ओके 2k प्लस 3y इज इक्वल टू 5। बहुत कंसंट्रेशन है भाई तेरी। अरे ओके यहां से क्या निकालना y की वैल्यू ना निकाल लेते हैं, इसको इधर रखेंगे तो बाकी को उधर ले लेना, तो क्या बना रिजल्ट 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 2k, y इज इक्वल टू कितना बना 5 माइनस 2k बाई 3। अब k क्या है इंटीजर है भाई, k क्या है इंटीजर, k की वैल्यू बदलते जाइए x और y की वैल्यू आती चली जाएगी, यानी इसलिए इसका सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा k पे, तो इसलिए इसको डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी कहते हैं। और k की वैल्यू तो इनफाइनाइट रख सकते हो, मूड है जो चाहे वो रखते चले जाइए, इसलिए इसके सॉल्यूशन कितने होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी कि आज हमने दो टाइप की बात की, कितने टाइप की बात की, दो टाइप की, या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यदि बाय चांस ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाता, क्या आ जाता नॉट इक्वल टू
जीरो आ जाता ये, तो मैं क्या कहता, तब कहता है इट हैज नो सॉल्यूशन, यानी कि इनकंसिस्टेंट। क्या कहता, इनकंसिस्टेंट। समझ आ गई? तो ये आपको 5-7 क्वेश्चन जितने भी ट्राई कर सकते हो करके आपकी बुक के पास। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं। कोई परेशानी?